हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस पॉइंटर से। अभी हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। जीएस पॉइंटर क्यों कर रहे हैं अभी? क्योंकि आपको पता है हम लोग घटना चक्र भी कर रहे हैं, लेकिन घटना चक्र का रिवीजन है। घटना चक्र जैसे आपको पता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उससे पहले थ्योरी दिया होता है। लेकिन ये जो जीएस पॉइंटर होता है, इसमें जो क्वेश्चन दिया होता है ना, उसका बस वन लाइनर फॉर्म में दिया होता है, ताकि एक बारी घटना चक्र कर ले तो रिवीजन के लिए आप जीएस पॉइंटर यूज कर सकते हो। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट हुआ कि इसका हिंदी में ही सिर्फ आता है, इंग्लिश में नहीं आता है। तो इस निगेटिव पॉइंट को हम लोग हटा देंगे और जीएस पॉइंटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करेंगे करने का। और ये एक्चुअली हमारे इस कोर्स का पार्ट भी है। इसमें एनसीईआरटी समरी जीएस पॉइंटर भी हम लोग करने वाले। तो जैसे आपको पता है, घटना चक्र जितना जितना घटना चक्र होता जाता है उसका मैं जीएस पॉइंटर कराते जाता हूँ, ताकि आप लोग रिवीजन करते रहो। और अगर अभी आप घटना चक्र जो कर रहे हैं वो उनको जीएस पॉइंटर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इंडिविजुअल इसको करना चाहता है, इंडिविजुअल कोर्स में लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आप बीपीएससी से रिलेटेड, घटना चक्र से रिलेटेड कोर्स ले सकते हो। एक चीज़, जो ये घटना चक्र वाला ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये वाला ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, तो ये जो ले रहा है उसको कोई और कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 1857 वाला रिवोल्ट, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्टिंग का समय, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, इन दोनों के बीच जो जो इशू हुआ था उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, यानी बोल सकते हैं ये घटना चक्र का पहला क्वेश्चन है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? यानी जो मॉडरेट लीडर जो थे उनके प्रोटेस्ट करने का एक मेथड होता था। मतलब मॉडरेट लीडर जो कांग्रेस के थे उनके प्रोटेस्ट करने का एक रूल था, एक कानून था, एक मेथड था। वो कौन सा था? ये था कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स के एकदम खिलाफ नहीं जाना है। ब्रिटिशर्स को हम मानते हैं कि आप चलो सही हो, लेकिन संविधान में थोड़ा बदलाव लाओ, इंडियंस को कुछ दो, इंडियंस के लिए कुछ काम करो। ये सब बातें ये इसमें बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट लोग ना इनके खिलाफ हो गए कि आप तो प्रेयर, पेटिशन या प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते, आप सिर्फ प्रेयर करते हो, आप लोगों की बात मानी ही नहीं जाती है। इसके कारण ही मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में एक दरार आ गया, और वही दरार आपको सूरत स्प्लिट में देखने को मिलता है। इसका ये देखो, ये वर्ड आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, तो आप ये सिंपल वर्ड याद कर सकते हो, संवैधानिक, यानी संविधान का मेथड चाहते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वह आंदोलन, वह कौन सा प्रोटेस्ट था जिसके कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, जिस परिणाम स्वरूप जिसके कारण क्या हुआ, नरम दल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का उद्भव हुआ। ऐसा नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआती से ही 1885 से नरम गरम, नहीं। जब तक सूरत स्प्लिट नहीं हुआ तब तक यार एक ही ग्रुप था, किसी को कोई नरम और गरम का नाम ही नहीं पता था। लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन हुआ ना, आफ्टर बंगाल पार्टीशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वदेशी और बायकॉट जो मूवमेंट हुआ था वो किसके बाद हुआ था? तो बंगाल पार्टीशन, जिसको बंगाल पार्टीशन को बंग भंग भी बोला जाता है, बंग भंग मूवमेंट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रेक करने का कोशिश किया था हमें, ठीक है। ये है स्वदेशी आंदोलन, क्लियर। चलिए, अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे, जो मेजॉरिटी जो नरमपंथी यानी मॉडरेट्स लीडर थे, वो देखो उनका कोई मास बेस नहीं था। उसमें से अधिकतर जो कोई ना कोई बैरिस्टर थे या इंजीनियर, डॉक्टर, लीडर, ये सब थे। तो ये सब मेजॉरिटी अर्बन एरिया में रहते थे, जो पढ़े लिखे थे। और इनका मानना था कि भाई अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा भी रोल होना चाहिए गवर्नेंस में। इनका रोल नहीं था, इसलिए गुस्साए थे, प्रोटेस्ट करते थे। चलिए,
चलिए, 1904 से लगातार, मतलब आफ्टर 1904, 1904 से लगातार भारत को सेल्फ गवर्नेंस, मतलब ये बोलते थे सेल्फ गवर्नमेंट या सेल्फ रूल बोल सकते हैं, देने पे बल किनका था? दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी की किताब बहुत फेमस है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कौन से साल में लिखा गया? 1901। साल भी याद रखना प्लीज, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सब में से उग्रपंथी कौन नहीं थे, यानी कौन से इसमें रिवॉल्यूशनरी नहीं थे? भाई गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी एक सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और जिन्ना के गुरु थे, ये बात याद रखिएगा। मदन लाल धिंगरा जी का नाम हमें पता है, उधम सिंह जी का नाम पता है। अभी हमने घटना चक्र किया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा किया? रिवॉल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया, मतलब जो रिवॉल्ट हुआ लेकिन इंडिया के आउटसाइड हुआ, जैसे उधम सिंह जी ने जिनको मारा, मदन लाल धिंगरा जी ने जिनको मारा। उनके बाद बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड आपको एक सारा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है। केसरी और महत्ता इनकी किताब का नाम था, मतलब जो न्यूज़पेपर लिखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पे प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लाया? कि भाई आप तो बस प्रार्थना करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करते हो, यही काम आप करते हो। क्या करते हो? प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, यही करते हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बोला कि आप में तो हिम्मत ही नहीं है, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है ना। सेम चीज़ ये वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया, मतलब जो गर्म पंथी के प्रभाव के अधीन आया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद गर्म पंथी थोड़े चमक गए, नरम पंथी थोड़े कमजोर पड़ गए, ठीक है ना। कब ऐसा कब हुआ? मतलब जब लाल, बाल और पाल ये तीनों काफ़ी मजबूत हो गए। ये हुआ 1906 के बाद। देखो, सूरत स्प्लिट हुआ ना 1907 में, जब कांग्रेस बिखर गया। कांग्रेस तो 1906 में ही बिखर जाता, लेकिन वो बच गए क्योंकि दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। अरविंदो घोष लास्ट में कहाँ पे चले गए थे? पौंडीचेरी चले गए थे एज ए सन्यासी बन के। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, SN बनर्जी, इनमें से कौन से गरम दल के नेता थे, संबंधित थे? गरम दल से संबंधित थे, यानी गरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। देखो, जब भी मैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बताता हूँ आपको 4 नाम बताता हूँ, लाल, बाल और से याद कीजिए अरविंदो घोष, पाल, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बाल गंगाधर, ये देखो आपको बस लीडर के नाम याद रखना, ये याद हो जाएगा। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर कौन थे? शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय को ये एक्चुअली पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडेशन स्टोन रखने में इनका बहुत योगदान है। उसके अलावा और भी बहुत इन्फॉर्मेशन इन पे, इनको स्कॉट ने जब ये साइमन कमीशन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो वहीं पे इनको लाठी से मारा गया था और उनके बाद ही इनका देहांत हो गया था। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो वही है, उग्रवाद से लाला लाजपत राय अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? मैजिनी को मानते थे। मैजिनी जो था ना, माजिनी, उसको मानते थे अपना राजनीतिक गुरु। इनमें से कौन से मालवीय में मध्यम मार्गी नहीं थे? मध्यम मार्गी मतलब मॉडरेट्स कौन नहीं थे? तो देखो, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, A.O. ह्यूम भी थे। ये तो एक्चुअली सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनिशियल फेज में। मदन मोहन मालवीय भी थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंदो घोष, ये सब पता ही है आपको। बाकी 3 ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ, बाकी 3 ऑप्शन कौन को था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस उस समय उतना लाइमलाइट में आ ही नहीं थी। भारतीय अशांति के जनक, एक किताब लिखी गई थी किसके द्वारा? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। उन किताब का नाम था अनरेस्ट। और तो अनरेस्ट बोलते हैं कि मतलब वैलेंटाइन चिरोल अपनी किताब में लिखते हैं कि लोकमान्य तिलक है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। और एक्चुअली उस समय लोकमान्य तिलक जिंदा भी थे, तो उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था तिलक साहब ने, वैलेंटाइन चिरोल ने,
सिरोल या सिरोल जो भी बोला जाता है। देखो बाल गंगाधर तिलक को जब सजा मिली तो उनके लिए मर्सी का जो पिटीशन डाला गया था, मैक्स मुलर ने बोला कि यार संस्कृत के, देखो तिलक को मैं इसलिए फेवर करता हूँ, मैं इसलिए चाहता हूँ, मैक्स मुलर ने बोला कि मैं इसलिए चाहता हूँ इनको जेल वगैरह नहीं हो या सज़ा नहीं हो, क्योंकि वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और इसीलिए मुझे उनमें दिलचस्पी है। मतलब ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला रहा है इसलिए नहीं मुझे दिलचस्पी है, क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं इसलिए दिलचस्पी है। 1908 में 6 वर्ष के कारावास हुआ, ठीक है ना। क्यों इनको? क्योंकि सेडिशन का चार्ज भी इस पे लगा था कि आप भड़काते हो लोगों को, आप अपनी किताब के थ्रू, आप अपनी मैगजीन के थ्रू। चलिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। मतलब उग्रवादी जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है ना, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, उसमें क्या नया आया था? क्या नया था एक्चुअली? देखो एक्सट्रीमिस्ट जब भी आए थे, यानी लाल बाल पाल, उससे पहले चल क्या रहा था? उससे पहले चल रहा था कि भाई पिटीशन करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल की मांग करते हैं, थोड़ा याचना प्रेयर करते हैं। तो संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाला रूप था, जो साधन था या जो प्रेयर वगैरह जगह था, उसके जगह पे हम क्या करते हैं? आक्रामक एक्सट्रीमिस्ट रूप अपनाते हैं, रिवॉल्यूशनरी रूप अपनाते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, ये एक ऑप्शन था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। चलिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन को आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था क्योंकि देखो जो उग्रवादी जो थे ना, उग्रवादी इन द सेंस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे, वो हमेशा हिंदू से अपने आप को कनेक्ट करते थे। लाइक एक स्टेटमेंट है अरबिंदो घोष का कि इंडिपेंडेंस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड ओनली हिंदू रिलीजन विल फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। तो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे हिंदू। इवन आप देखो तिलक साहब ने शुरू क्या क्या किया, भगवान गणेश पूजा शुरू किया उन्होंने, ठीक है ना। उसके अलावा शिवाजी की पूजा और या डे मनाना, उसके बाद शिव भगवान की। तो ये सब अगर शुरू करोगे तो आपको नहीं लगता इससे थोड़ा मुसलमान कम्युनिटी थोड़ा ये अटैच नहीं होंगे? यही हुआ था। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी के नेता थे? नहीं, ये तो सिंपल से गलत है, ठीक है ना। चलिए, और उन्होंने धर्म को राजनीतिक, ऑब्वियसली तभी तो उन्होंने क्या यूज किया, गणेश पर्व का, गणपति पर्व का यूज करके लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर रहे थे, ठीक है ना। महाराष्ट्र में ये तो वही क्वेश्चन है, गणपति ऑब्वियसली, ठीक है ना। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है शौकत अली, ठीक है ना, शौकत अली। चलिए, और इवन जो मौलाना हसरत मोहानी, ये भी कुछ जो पढ़ना नहीं होता है आफ्टर डेथ, कुछ मंत्र वगैरह वो उच्चारण किए थे, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल थे 36 क्वेश्चन थे, तो हमारा कवर हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसी का पार्ट है। आप इस दोनों नंबर पे मैसेज या कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी 28 फैब तक, 28 फैब सिर्फ 2 दिन बचा है, और 28 फैब तक हमारा ये कोर्स का ये ऑफ़र कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये दोनों ऑफ़र, उसके बाद शायद ऑफ़र रहे या ना रहे, या कोई दूसरा ऑफ़र आए कम वाला, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।